सर्दियों का मौसम था। हमेशा की तरह बादशाह अकबर और बिरबल राज्य की सैर करने निकले थे। वो रोज एक नए विषय पर चर्चा करते और उस विषय से सीख प्राप्त करते। आज का उनका विषय था राज्य की खुशहाली। बिरबल, देखो हमारे इस राज्य को, कितना खुशहाल है ये। लेकिन बिरबल उनसे असहमत थे और अपनी असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, भले ही हमारे राज्य में सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, मगर पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर उन दोनों में काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन इसमें से वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। चर्चा करते करते राजा और बिरबल एक नदी किनारे आकर बैठ गए। राजा ने यूं ही अपना हाथ पानी में डुबोया, लेकिन तुरंत ही उसे बाहर निकाल लिया। कुछ देर वहीं बैठकर वो कुछ सोचते रहे और उठकर बिरबल के पास आ गए। उन्होंने मन ही मन बिरबल को गलत साबित करने की एक तरकीब सोच ली थी। बिरबल के पास जाकर वो बोले, अगर कोई भी व्यक्ति पूरी रात इस पानी के अंदर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। और तुम्हारे मुताबिक अगर लोग पैसे के लिए सचमुच कुछ भी कर सकते हैं तो वह इस चुनौती को स्वीकार जरूर करेंगे। बादशाह और बिरबल की बात उस नदी के यहाँ से गुजरते एक बूढ़े गरीब के कानों पे पड़ी, जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे कहाँ से लाए जाए इस चिंता में थे। चुनौती की बात सुनते ही वो बादशाह के पास गए और उनसे कहा, महाराज, मैंने आपकी चुनौती वाली बात सुन ली है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बादशाह और बिरबल चकित हो गए कि इतना बूढ़ा आदमी ये चुनौती कैसे पार कर पाएगा। बिरबल ने उन बूढ़े आदमी को सलाह भी दी कि वो इस चुनौती के बारे में ना सोचे और उन्हें अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो वो बादशाह से पैसे के लिए कर्जा ले ले। लेकिन वो बूढ़े गरीब अपने निर्णय पर अड़े रहे और चुनौती पार करने की तैयारी में लग गए। चुनौती का समय आ गया। बादशाह ने अकबर को उन बूढ़े गरीब पर देखरेख करने का जिम्मा सौंपा। मौसम के कारण पानी इतना ठंडा पड़ गया था कि कोई उसमें अपनी उंगली भी डाल दे तो जम जाए। लेकिन ये बात उन बूढ़े गरीब को रोकने वाली नहीं थी। चुनौती के अनुसार वो छाती तक उस पानी में जाकर खड़े हो गए। तेज लहरें बह रही थी, ठंडी हवाएं जोरों से चल रही थी, लेकिन बूढ़े गरीब टस से मस ना हुए। उस ठंडे पानी में वो रात भर ठिठुरते खड़े रहे। आखिर सुबह हो गई। चुनौती का समय भी खत्म हुआ। बिरबल और साथ साथ सभी सिपाही चकित थे कि उन बूढ़े गरीब ने इस कठिन चुनौती को कैसे पार कर लिया। कुछ देर में उन बूढ़े गरीब को राजा की दरबार में पेश किया। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जैसे ही बादशाह सभा में आ पहुँचे, उन्होंने देखा कि आज बड़ी चहल पहल है और सामने वो बूढ़े गरीब खड़े हैं। बादशाह अपने आसन पर विराजमान हुए और अपनी चुनौती का परिणाम पूछा। कोई कुछ बोले, उतने में बूढ़े गरीब बोल पड़े, महाराज, आपकी चुनौती के अनुसार मैं रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और उसे सफल कर दिखाया। कृपया मुझे अपना इनाम दीजिए। बादशाह अकबर चौंक गए, क्योंकि ये जीत सिर्फ उस बूढ़े गरीब की नहीं थी, बल्कि बिरबल की भी थी। कुछ देर सोचकर बादशाह ने आश्चर्य होकर पूछा, तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? बूढ़े गरीब ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं दूर आपके किले की खिड़की पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। लेकिन बादशाह अकबर को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने तुरंत इनाम देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये तर्क वितर्क लगाते हुए कहा, तुमने ये चुनौती मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से जीती है। तुम जिस दिए की बात कर रहे हो, उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके और इसीलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। बूढ़े गरीब को कुछ समझ नहीं आया और वो आंसू बहाते हुए अपने घर चले गए। बिरबल जानते थे कि बूढ़े गरीब के साथ ये अन्याय हुआ है। उन्होंने बूढ़े गरीब का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बिरबल वन में शिकार के लिए चले गए। दोपहर में बिरबल ने तिपाई लगाई
और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगे। अकबर सामने बैठे थे। बिरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि बीरबल, ये किस तरह की मूर्खता कर रहे हो? इतनी ऊपर बंधी हंडी को तपन कैसे मिलेगी? हंडी को नीचे बांधो वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। लेकिन बिरबल नहीं माने और बादशाह को ये यकीन दिलाते रहे कि खिचड़ी जरूर पकेगी। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर गुस्से में लाल पीले होकर बोले, बिरबल, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि इतनी दूर तक आज नहीं पहुंचेगी? यह कहकर बादशाह अपने ही बातों के जाल में फंस गए। तब बिरबल ने उन्हें याद दिलाया कि इसी वजह के कारण उन्होंने एक बूढ़े गरीब को उसके जीत का इनाम देना सही नहीं समझा था। बिरबल अपने कार्य में सफल हो गए थे। उन्होंने बादशाह से वही सुना जो वो सुनना चाहते थे और उनसे कहा, महाराज, अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस बूढ़े गरीब को आपके किले की खिड़की पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? ये सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ गए। इतना ही नहीं, अगले दिन बादशाह ने भरे दरबार में बिरबल के गलती बताने के इस तरीके की खूब प्रशंसा की और बूढ़े गरीब को बुलाकर उन्हें 1000 मोहरों का इनाम दे दिया। और आखिर वो बूढ़ा बिरबल और बादशाह का आभार व्यक्त करके खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और किसी के हक को नहीं छीनना चाहिए। धोखा देने से किसी का भला नहीं होता। हर रोज की तरह दरबार में सभा चल रही थी, जहां बादशाह अकबर और उनके मंत्री किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। और उसी वक्त अचानक एक गरीब किसान सिपाहियों को चकमा दे अंदर घुस आया और हाथ जोड़ के चीख चीख कर बादशाह से मदद की विनती करने लगा। किसान की इस हरकत से बादशाह आग बबूला हो गए और गुस्से में कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने इतना शोर मचाया है? क्या तुम्हें पता नहीं इस समय हम मंत्रियों के साथ राज्य की समस्या पर चर्चा करते हैं? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी समस्या ही कुछ ऐसी है कि मैं बेहाल हो रहा हूँ। बादशाह ने विचार किया और बोले, ठीक है, बताओ क्या बात है, पर अगर तुम्हारी समस्या व्यर्थ निकली तो तुम्हें सभा भंग करने के जुर्म में कालकोठरी में बंद कर दिया जाएगा। उस गरीब किसान ने बादशाह को धन्यवाद किया और बोला, महाराज, दरअसल मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बादशाह सुनकर अचंभित हो गए और उस गरीब किसान को अपनी समस्या विस्तार में बताने को कहा। तभी उस गरीब किसान ने सभा को बताया कि कुछ दिन पहले उसे पानी की कमी के कारण खेती करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसीलिए उसने गांव के एक अमीर आदमी से कुआं खरीदने का फैसला किया। अगले दिन वो गरीब किसान अपनी सारी जमा पूंजी ले उस अमीर आदमी के पास पहुंच गया और हैसियत ना होने के बावजूद उसने उस कुएं को मोटी रकम में खरीद लिया। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, तो समस्या कहाँ है? तब गरीब किसान ने बादशाह को बताया कि समस्या ये है, जब वो कुएं में पानी निकालने गया तब उस अमीर आदमी ने उसे रोका और कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। उसकी इस बात पर किसान ने अचंभित होकर पूछा, क्यों नहीं निकाल सकता? मैंने तो सारी कीमत चुकती करके ये कुआं खरीदा है। उस पे अमीर आदमी ने तुरंत कहा, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है मुझसे, कुएं का पानी नहीं। अगर इस कुएं का पानी चाहिए तो तुम्हें पानी के भी पैसे भरने होंगे। इस बात को सुनकर सभा में हड़बड़ी मच गई और बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि ये वाकई एक अजीब दुविधा थी। किसान फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, महाराज, मैं ठहरा किसान आदमी, मैंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के मेरे खेत की सिंचाई के लिए कुआं खरीदा था। अब अगर पानी भी खरीदना पड़े तो खुद को गिरवी रखना पड़ेगा महाराज। अकबर बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, अब इस समस्या का निवारण तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है, बीरबल। ये सुनते ही बीरबल सोच में पड़ गए। उनके दिमाग में विचार आने लगे कि ये तो काफी अजीब समस्या है, कुछ ऐसी जो मैंने ना कभी सुनी ना देखी। इस समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए?
बीरबल को ऐसे सोच में पड़ते देख दरबार के एक शातिर मंत्री ने बादशाह से पूछा, और अगर बीरबल ने इस समस्या का हल नहीं ढूंढा तो? अगर ऐसा हुआ तो हम बीरबल को सलाहकार पद से बर्खास्त कर देंगे। अगले ही पल बीरबल किसान की समस्या सुलझाने निकल पड़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों कुएं के पास पहुंच गए। अमीर आदमी कुएं के बिल्कुल बाजू में बैठ के शान से पैसे गिन रहा था। बीरबल ने उनके पास जाके उनको नमन किया, पर वो घमंडी अमीर आदमी बीरबल को अनदेखा कर पैसे गिनने में मदहोश था। फिर बीरबल ने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा नमस्ते। क्या चाहिए तुम्हें? बीरबल ने किसान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम इस किसान को तुमसे खरीदे हुए कुएं से पानी निकालने के लिए मना क्यों करते हो? उस भले इंसान से कहो कुएं के पानी के भी पैसे भरे। जरा वो बात दोहराना जो तुमने किसान से कही थी। यही कि किसान ने सिर्फ कुआं खरीदा है मुझसे, कुएं का पानी नहीं। ये सुन बीरबल बोले, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो पानी तुम्हारा है और कुआं इस किसान का। बस फिर सारा पानी कुएं से बाहर निकालो या फिर पानी कुएं में रखने का किराया दे दो। ये सुन किसान आश्चर्यचकित हो गया और अमीर आदमी ने हकलाते हुए बीरबल से पूछा, मतलब? मतलब कुआं तो किसान का है, तो कानूनी तौर पे कुएं का सारा अधिकार किसान के पास है। कुएं के अंदर का पानी तुम्हारा है, तो तुम पानी कुएं से बाहर निकालो या अंदर रखने का किराया कुएं के नए मालिक यानी इस गरीब किसान को दे दो। ये सुन अमीर आदमी आश्चर्यचकित हो गया और उसकी नजर शर्म से नीचे झुक गई। तभी बीरबल ने सिपाहियों को अमीर आदमी को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अमीर आदमी घुटने के बल बैठ बहुत गिड़गिड़ाया, पर ऐसी गलती माफी के लायक नहीं होती। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? यही कि लोगों को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। झूठ छुपाए नहीं छुपता। एक सुनहरी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से भरा था। पूरा दरबार बीरबल की बातों पर हंस रहा था। इन सब के बीच एक क्रोधित अमीर व्यापारी ने दरबार में चीखते चिल्लाते प्रवेश किया और बोला, आप यहाँ दरबार में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और वहाँ आपके राज्य में चोरी हो रही है, जिसकी आपको भनक तक नहीं। व्यापारी की इस हरकत को देख बादशाह आग बबूला हो गए और क्रोधित होते हुए कहा, आज तक किसी ने भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम हो सकता है? सिपाहियों, इसे अभी बंदी बना लो। सिपाही उसकी तरफ हथकड़ी ले आगे बढ़े। तभी व्यापारी ने बादशाह से कहा, ये कैसा इंसाफ है? बादशाह निर्दोष लोगों को कालकोठरी में डालते हैं और चोरों को अपने राजमहल में रखते हैं। ये सुन दरबार के सभी लोग अचंभित हो गए। सिपाही भी अपना सर झुकाने लगे और तब बादशाह ने उससे पूछा कि क्या मतलब है इस बात का? क्या आपको पता है, कल रात मेरे घर में चोरी हुई और ये चोर कोई और नहीं, आपके ही नौकरों में से कोई एक है। अकबर इस इल्जाम से और क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, क्या तुम होश में तो हो? तुम हमारे महल के लोगों पे कैसे उंगली उठा सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं? अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। महाराज, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ आके आपके वफादार नौकरों पे बिना किसी वजह के इल्जाम लगाना मेरे लिए घातक हो सकता है। अगर मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ तो जरूर इसमें कोई तो सच्चाई होगी। बादशाह अकबर ने इस पर सोच विचार किया और बोले, बात तो सही है तुम्हारी, पर ऐसी क्या घटना घटी जिससे तुम्हें लगा कि चोर दरबारियों में से ही एक है? उस पर उस व्यापारी ने बताया कि परसों रात वह एक बहुत बड़ा सौदा कर जंगल के रास्ते से लौट रहा था। अचानक उसकी टांगे का पहिया टूट गया। तभी कुछ दरबारी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उसकी मदद करने का आग्रह किया। व्यापारी फिर उनके साथ अपना सामान लिए चल पड़ा और उनको अपने घर ले आया। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो उसने दरबारियों को वहीं विश्राम करने को कहा। पर जब आज सुबह व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसके सोने की मुद्राएं गायब थी। अब आप ही बताइए महाराज,
मेरा शक जायज है या नहीं? बादशाह को व्यापारी की बात में दम लगा और बिना कोई वक्त ज़ाया किए उन्होंने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जरा ढूंढ निकालो ये शर्मनाक काम किसका है, और उसके बाद हम उसे ऐसी सजा देंगे कि दोबारा कोई चोरी के बारे में सोच के ही कांप उठे। बीरबल ने उसी वक्त दिमाग में योजना बनाई और दरबार के सारे नौकरों को अमीर व्यापारी के घर आने को कहा। वहाँ पहुँचते ही बीरबल ने एक बार सबसे पूछ लिया कि एक मौका देता हूँ, अभी अगर जुर्म कबूल करना है तो आगे आ जाओ, तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। जब कोई आगे ना बढ़ा तब बीरबल ने अपने जेब से कुछ छोटी लकड़ियाँ निकाली और उन्हें नौकरों के बीच बांट दिया। उसे देख सभी लोग भ्रमित हो गए। तब बीरबल ने कहा, ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, ये इंसाफी लकड़ी है। ये सुन सभी नौकर चौंक गए और उसका मतलब पूछने लगे। तब बीरबल बोले, इसका मतलब इस लकड़ी में इंसाफ करने की जादुई शक्ति है। तो आज रात तुम सोते वक्त ये लकड़ी अपने तकिए के नीचे रखकर सोना, और तुम में से जिस किसी ने भी चोरी की होगी, कल सुबह तक उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुन सब अचंभित हो गए और अपने अपने घर निकल पड़े। जैसे ही रात हुई, हर किसी ने बीरबल के कहने के अनुसार उस लकड़ी को तकिए के नीचे रख दिया। पर एक नौकर बहुत परेशान हो गया। रात भर सो नहीं पाया क्योंकि चोरी उसी ने की थी। वो सोच में पड़ गया और बोला, ऐसे तो मैं कल पकड़ा जाऊंगा, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने उस लकड़ी को 2 इंच छोटा काट दिया और तकिए के नीचे रखकर बेफिक्र होके सो गया। अगले दिन दरबार में सभी सच जानने के लिए उत्सुक थे। सभी नौकर अपनी लकड़ियां बीरबल के सामने लेके खड़े हो गए। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा, परखा और तुरंत असली चोर की ओर इशारा कर कहा, ये है व्यापारी का चोर। ये सुन चोर गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दरअसल ये कोई इंसाफी लकड़ी नहीं है। इसके 2 इंच बड़ा होने के डर से तुमने इसे 2 इंच छोटा कर दिया और तुम्हारी बेवकूफी पकड़ी गई। ये देखते ही चोर गिड़गिड़ाने लगा और अकबर से माफी मांगने लगा। बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में ये ख्याल पैसों का लालच होने के कारण आया। मुझे कम वक्त में बहुत पैसे चाहिए थे तो मैंने चोरी करने का सोचा। माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। बादशाह ने बीरबल के इस विचार की बहुत तारीफ की और चोर से कहा, और तुमने आज हमारा सर शर्म से झुका दिया है। इसीलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारे मुंह पे कालिप थोप के तुम्हें पूरे गांव का चक्कर लगवाया जाए, ताकि सबको पता चले कि चोरी करना कितना बुरा है और उसे छुपाने के लिए झूठ बोलना और भी बुरा। पर एक बात याद रखना, झूठ कभी नहीं छुपता और सच हमेशा जीत जाता है। तो हमने आज क्या सीखा? यही कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। एक प्यारी दोपहर बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को गोद में खिला रहे थे। अले ले 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 ले, हमारा शहजादा है सबसे प्यारा, हमारा शहजादा है सबसे दुलारा। ये सुन दरबारी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। जी बिल्कुल बादशाह, नन्हे शहजादे दुनिया के सबसे प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं। जी महाराज, ये बात तो 100 आने खरी है। बस और क्या था, एक एक कर सभी दरबारी नन्हे शहजादे के तारीफों के पुल बांधने लगे, जिसमें बादशाह अकबर भी जुड़ गए और उन्होंने कहा, सही कह रहे हो तुम सभी। हमें बहुत गर्व है कि हमारे नन्हे लाल दुनिया में सबसे खूबसूरत है। इनके जैसा और कोई नहीं। सभी दरबारी सहमति से सिर हिलाने लगे, सिवाय बीरबल के, जो कोने में खड़े बस अपना सिर खुजा रहे थे। ये देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, पूरा दरबार शहजादे की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है और तुम बस चुपचाप खड़े हो। क्या तुम्हें शहजादे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है महाराज, नन्हे राजकुमार बेहद खूबसूरत है, पर मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं है।
बीरबल की इस बात पे पूरा दरबार चौंक उठा। बादशाह खुद क्रोधित होके बोले, जबान संभालो अपनी। याद रहे तुम हमारे बेटे के बारे में बात कर रहे हो। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा इरादा राजकुमार की बेइज्जती करने का नहीं था। वे वाकई बेहद सुंदर है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वे दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है। ये सुन अकबर आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, बीरबल, होश में आ जाओ। तुम मेरे चहेते हो इसका मतलब ये नहीं। मैं तुम्हें इस बात पे माफ कर दूंगा। ढूंढ के भी तुम्हें हमारे युवराज जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं मिलेगा, समझे? दोबारा क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल हमें सबसे खूबसूरत बच्चे देखने के लिए दुनिया घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा तो हमारे राज्य में ही है। ये सुनकर सारे दरबारी चौंक गए और बादशाह अचंभित होकर बोले, अच्छा, तो फिर हम भी देखना चाहेंगे कि कौन हमारे युवराज से ज्यादा खूबसूरत दिखता है। जाओ और उसे इसी वक्त दरबार ले आओ। क्षमा करें महाराज, उस बच्चे के तेजस्वी रूप के दर्शन करने हमें स्वयं वहां जाना होगा। और तो और हम सभी दरबारी वहां नहीं जा सकते। बस कोई एक मंत्री, आप और मैं उस बच्चे की झलक देखने जा सकते हैं। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप भी हमारे साथ चलिए। कुछ देर बाद वे तीनों दरबार से कुछ दूर जंगल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये देख मुख्यमंत्री जी ने सवाल पूछा, बीरबल, कहीं कोई शेर या कुत्ते का बच्चा तो नहीं दिखाने ले जा रहे हो? इस पर क्रोधित अकबर ने कहा, क्या कह रहे हो आप मुख्यमंत्री जी? हमारे युवराज की तुलना जानवरों से कर रहे हो? होश में तो हो? माफ कीजिए महाराज, ये मतलब नहीं था हमारा। तुम्हें तो हम दरबार लौटकर सबक सिखाएंगे। चुपचाप बच चलते रहो। जरा धीमे बात कीजिए, वरना आवाज सुन वो सबसे खूबसूरत बच्चा डर भी सकता है। पर वो है कहाँ? ठीक आपके सामने। अकबर और मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा यहाँ वहाँ देखा तो थोड़ी ही दूर एक गरीब बच्चा अपने मिट्टी के खिलौनों के साथ उसकी झोपड़ी के बाहर खेल रहा था। अकबर वो देख गुस्से से लाल हो गए और बोले, ये तुम्हें कहाँ से ये जंगली बच्चा हमारे युवराज से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है? इतने दूर हम पैदल इसे देखने आए। इससे बेहतर तो हम अपने बाग में खरगोश के बच्चे देख लेते। वह इस जंगली बालक से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बात झोपड़ी के भीतर खाना बनाती उस बच्चे की माँ के कानों पर पड़ी और वे तुरंत बाहर आ गईं। उस माँ ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गुस्से से कहा, अरे अरे, तुम होते कौन हो मेरे बच्चे के बारे में ये कहने वाले? माना कि वो बेचारा बोल सुन नहीं सकता और गरीबी के कारण हम उसे पेट भर खाना नहीं खिला सकते, पर मेरे लिए मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। ये सुन बादशाह अकबर बहुत भावुक हो गए और उनका सिर नीचे झुक गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बात समझ गए। तुम हमें यही समझाना चाहते थे ना कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। बीरबल ने भी अपना सिर धीरे से हिलाकर बादशाह से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मेरी मनसा बस इतनी सी ही थी। फिर बादशाह ने उस माँ की ओर देखा और विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कीजिए देवी जी, आपके प्यारे बच्चे के बारे में हमने भला बुरा बोल के आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। आपका बेटा वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। इस बार बीरबल चुटकुला लेते हुए बोले, हाँ हाँ, सबसे खूबसूरत, बिल्कुल दुनिया के सभी बच्चों जैसा। ये सुन सभी हंस पड़े और हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखा गए। और वो क्या है? यही कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में और भावनाओं पे निर्भर करती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक पेट भरी दोपहर बादशाह अकबर और उनके चहेते मंत्री बीरबल भोजन करके डकार रहे थे और जंगल में खूंखार आदमखोर आदिवासियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह को कुछ मीठा खाने का मन हुआ और उनकी नजर सामने रखी फलों की टोकरी पर पड़ी। चर्चा करते हुए उन्होंने अपना हाथ एक सेब की ओर बढ़ाया और तभी गलती से उनकी उंगली वहां रखी तेज धार छुरी से लगकर कट गई।
जिससे काफी खून बहने लगा। बादशाह दर्द से बिलबिलाते हुए चीख पड़े। मेरी उंगली कट गई। ये देख वहाँ खड़े बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आवाज लगाई। सिपाहियों, जल्दी से वैद्य जी को लेकर आओ। पर अकबर से दर्द सहा नहीं जा रहा था। उन्हें इतनी तकलीफ में देख बीरबल ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात बादशाह अकबर को जख्म पे नमक की तरह तिलमिला गई और वे क्रोधित होके बोले, क्या यहाँ हमारी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है? वहाँ खड़े शातिर मंत्री को आग में घी डालने का ये सही मौका लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो बिरबल? बादशाह का दुख तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? जी मंत्री जी, मेरा विश्वास कीजिए, जरूर इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। बस करो बिरबल, ये तो बादशाह की दरिया दिली है कि उनकी इतनी तौहीन के बावजूद तुम अब तक यहाँ खड़े हो। कोई और होता तो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता। सही कहा मंत्री जी आपने। मैं कई दिनों से बिरबल की बेतुकी बातें सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं इसी वक्त इसे दरबार से बर्खास्त करता हूँ। आइंदा यहाँ कभी मत लौटना। महाराज, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहकर बीरबल आदर से प्रणाम कर वहाँ से चुपचाप निकल गए और अकबर बस उसे गुस्से से देखते रह गए, जबकि शातिर मंत्री के मन में लड्डू फूटने लगे और उसने अपने आप से कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगले दिन बादशाह अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते से पड़ोसी राज्य में जा रहे थे। टोली के सभी लोग सहमे सहमे से थे, क्योंकि ये जंगल खूंखार जानवरों से ही नहीं बल्कि उन आदिवासियों के लिए भी बदनाम था जो इंसानी बलि देते थे। उस पर बादशाह बोले, सभी मंत्रिमंडल झुंड से दूर न जाए। इस जंगल में आदमखोर आदिवासी रहते हैं। अगर कोई अकेला पड़ गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तभी अचानक बीच रास्ते ठंडी हवा से भरी आंधी चलने लगी। ये देख टोली के सभी लोग वहीं रुक गए। ये तो तूफान का प्रतीत होता है, कहीं हम फंस न जाए। ये सुन शातिर मंत्री ने सोचा कि बादशाह को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और वो तुरंत बोला, जी हुजूर, लग तो ऐसा ही रहा है, पर हमें ऐसी छोटी मोटी आंधियों से नहीं डरना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पड़ोसी राज्य कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तूफान बढ़ने से पहले हम जंगल पार कर चुके होंगे हुजूर। बात तो तुम्हारी सही है। यहाँ आदमखोर आदिवासियों से सामना करने से अच्छा है हम इसी तूफान का सामना करें। चलो आगे बढ़ते हैं। पर कुछ कदम दूर चलते ही तूफान पूरे उफान पर आ गया, जिसके कारण सभी घोड़े डर से कपकपा उठे और अपने सवारियों को ले यहाँ वहाँ भागने लगे। बादशाह का घोड़ा भी अपना संतुलन खो भाग पड़ा और ऐसी जगह जाकर टकराया जिसकी भनक उस पर सवार बादशाह को भी नहीं थी। कुछ देर बाद तूफान शांत हुआ और दरबारी बेहोशी की हालत से उठने लगे, पर मंत्रियों के होश संवरने से पहले ही फिर उड़ गए, क्योंकि बादशाह कहीं नजर नहीं आ रहे थे और इसका अंजाम तो बस बुरा, बहुत बुरा ही हो सकता था। शाम ढलती गई और दिन अंधकार में समाने लगा। जंगल के किसी अनजान कोने में बादशाह अकबर ने बेहोशी से उभरकर धीरे से अपनी आंखें खोली, पर आंख खोलते ही वे फटी की फटी रह गई, क्योंकि बादशाह ने अपने आप को एक पेड़ से बंधे हुए और कुछ नाचते हुए आदिवासी से घिरा हुआ पाया। ये देख बादशाह को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि वो ही बदनाम आदमखोर आदिवासी का इलाका है। बादशाह को अपना अंत अब सामने नजर आने लगा था और उन्हें बचाने वाला आसपास कोई नहीं था, बीरबल भी नहीं। आदिवासी बादशाह को किसी जानवर की तरह बांधकर
तंदूर करने वाली भड़कती आग के सामने ले आए। बादशाह समझ गए कि उनका क्या हशर होने वाला है और कपकपाती आवाज में बोले, देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? तभी उस कबीले का क्रूर राजा अकबर के पास चल के आया और बोला, ये तुम्हें हमारे इलाके में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हमारे शिकार हो। आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी और फिर तुम्हें हम पकाकर खा जाएंगे। ये सुन बादशाह पसीने से लथपथ हो गए। वे समझ गए अब जो होगा अच्छा नहीं होगा और हताश होकर उन्होंने अपनी खराब किस्मत को अपना लिया। तभी आदिवासियों के राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, सिपाहियों, बलि की प्रक्रिया शुरू करो। पहले शिकार के शरीर को जांचा जाए। तभी एक आदिवासी किसी बंदर की तरह बादशाह के शरीर को जांच परखने लगा और अचानक उसकी नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने बादशाह के हाथों को ऊपर उठाया और अपनी भाषा में चिल्लाने लगा, छोटी छोटी कोटी कोटी, छोटी कोटी कोटी कोटी। ये देख कबीले का राजा चौंक गया। क्या? इसकी तो उंगली पहले से ही कटी हुई है, खून पहले ही बह चुका है। ये हमारे कुल देवता को स्वीकार नहीं होगा। इन्हें जीवित यहाँ से जाने दिया जाए। ये सुन तो जैसे बादशाह को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। वे अत्यंत खुश होकर बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, इस कटी हुई उंगली का करो। खुश नसीब निकले तुम। एक छोटी सी चोट ने तुम्हारी जान बचा ली। सिपाहियों, जाओ, इन्हें बाइज्जत उनके घर छोड़ाओ। उस उंगली को देख बादशाह के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वे खुद से बोले, सच में जो हुआ अच्छा ही हुआ था। धन्यवाद बिरबल। और फिर अगली सुबह आदिवासी बादशाह को उनके राज्य में सही सलामत छोड़ाए। दरबार में खुशी की लहर छा गई थी। बादशाह ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तो इसी प्रकार से हम वहाँ से जिंदा लौट आए। इसके लिए बिरबल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें जिंदगी का एक बहुत अहम पाठ पढ़ाया। तुम महल फिर से लौट आ सकते हो बिरबल। सारे दरबारी तालियां बजाने लगे। तभी शातिर मंत्री जलन से आग बबूला होकर वहां से जाने लगा। अचानक उनका पांव फिसला और वे गिर पड़े और उस वक्त बादशाह और अकबर ने एक सुर में कहा, कोई बात नहीं मंत्री जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि जीवन में कोई भी अच्छी या बुरी चीज हमेशा अच्छे के लिए होती है।